नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बताते हैं आपको बाजार की बड़ी बातें। काफी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब 2 हफ्ते की मशक्कत के बाद फिर से ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से ये बड़ी बात है। अब तक ऑप्शन राइटर्स का पलड़ा भारी था, आज पहली बार लग रहा है कि ऑप्शन राइटर्स के पीछे पैनिक है। और आप देखिए बैंक निफ्टी ने मारा है दोहरा शतक। यूरोप की शुरुआत हुई है अच्छी। मेटल, एफएमसीजी ये खासतौर पे वो सेक्टर्स हैं जो आज मदद करते हुए नजर आए हैं। चुनिंदा हेवी वेट्स का कंट्रीब्यूशन तो बना ही हुआ है अपनी जगह पे। गिरावट अगर कहीं है तो केवल फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, वो भी खबरों की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं, या अटकलों की वजह से। आजकल हम देखते हैं हर रोज एक दिन अटकल चलती है कि लुपिन, एक दिन अटकल चलती है वॉकहार्ट, और उसका इंपैक्ट आप स्टॉक पर आते हुए देखते हैं। लेकिन ऑप्शन राइटर्स, जैसे कि मैंने कहा, वो आज देखिए पहली बार पैनिक दिखा है। 9600 के कॉल राइटर्स फंस गए हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ा पोजीशन में चेंज आया है वो इसी लेवल पर आया है। 9600 के कॉल राइटर्स ने बहुत तगड़ी पोजीशन काटी है। जितनी पोजीशन 2 दिन में बनती थी 1 दिन में कट गई है, और उसकी वजह यही है कि 9600 के आसपास मार्केट टिका हुआ था। अचानक से लगता है कि नहीं, अब 9700 आ सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने नया हाई कर लिया है। हो सकता है निफ्टी भी कर ले, और इसलिए अब ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटकर थोड़ा सेफ होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त तेजी। और देखिए सेकंड हाफ में जैसे ही यूरोप के मार्केट्स खुले, बुल्स को कॉन्फिडेंस आया। जब यूरोप के बाजारों में तेजी है तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं। और आप देखिए डाउ फ्यूचर्स भी यही संकेत दे रहा है कि शुक्रवार की ठंडी शुरुआत के बाद आज अमेरिका की अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर इन बाजारों के खुलने के बाद देखने को मिला। अब आप देखिए डाउ फ्यूचर 71 पॉइंट ऊपर है। ये 30-40 पॉइंट ऊपर था, 12:30 बजे 50 पॉइंट ऊपर था। और देखिए डाउ फ्यूचर्स की तेजी और अच्छी होती हुई। तो दिन के उच्चतम स्तर पर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं, और लगता है कि अब 9700 प्रदीप दूर नहीं। बिल्कुल उम्मीद तो की जा सकती है कि हम उस तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे आज के ट्रेड में। और अगर आइए आपको चार्ट पे तस्वीर दिखाते हैं बाजारों की कैसी नजर आ रही है। सबसे पहला संकेत जो दिखाई दिया वो निफ्टी बैंक से, और ये आपके सामने सबसे पहले निफ्टी बैंक के चार्ट हैं। ये देखिए, हमने आपको पिछले सेशन में दिखाया था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड है, लेकिन आखिरी घंटे में हम इसी के आसपास चल रहे थे और उसके बाद हम इसके ऊपर निकले। यह है क्लोजिंग। तो दरअसल हमने ये डाउन ट्रेंड तोड़ दिया था, और शुक्रवार को यह संकेत था कि बैंक में तेजी हो सकती है। आज गैप अप हुआ, और इस गैप अप के बाद देखिए लगातार ग्रीन कैंडल एक के बाद एक बनी है और नए हाईज बन गए। तो निफ्टी बैंक ने ये जो ब्रेकआउट का संकेत दिया, गिरावट का ट्रेंड टूटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, ये जो पूरी गिरावट आई थी पिछले स्विंग हाई से लेकर के, तो आप गिन सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिन लगे थे गिरने में, और रिकवरी में केवल 1 दिन। तो ये रफ्तार बताता है, और ये आपको बताता है कि बाजार का संतुलन किस तरफ है। बुल्स अब भी बाजार पे हावी हैं, और मौका मिलते ही वो सारी मंदी की पोजीशनें कटवा देते हैं, और वही कुछ आज भी होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक ने ये संकेत दे दिया था शुक्रवार को, लेकिन निफ्टी ने ये संकेत दिया है दरअसल आज। अगर आप देखिए तो निफ्टी बैंक शुक्रवार की क्लोजिंग तक भी इसी डाउन ट्रेंड में था, और ये हम आपको दिखाएं, निफ्टी बैंक का डाउन ट्रेंड तो दरअसल और भी लंबा चला है। ये देखिए आप, करीब 2 हफ्ते का डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ये पैटर्न था। आज सुबह लेकिन बाजार खुला गैप अप और इस लेवल के ऊपर, और जब हमने ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को तोड़ दिया, इसके ऊपर ही शुरुआत की, तो बाजार की तस्वीर साफ हो गई थी कि बाजार में एक ब्रेकआउट आ चुका है। और वो ब्रेकआउट आप देखिए कैसे उसने असर दिखाया है। शुरुआत में थोड़ी बहुत कोशिश की मंदी करने की, ट्रेडर्स ने हार गए, और उसके बाद जब घूमा तो बुल्स पूरी तरह से हावी होते हुए, और अब यहां भी ऐसा लगता है कि पुराने स्विंग हाइज खतरे में है, उस तरफ बढ़ता हुआ ये बाजार नजर आ रहा है। और पूरी उम्मीद कीजिए कि 9700 के ऊपर ये निकलेगा, और जो स्विंग हाइज हमने दिखे थे 6 जून के दिन 9710 के, उसके ऊपर निकलकर निफ्टी भी नया हाई बनाने की पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल। तो ये 2 इंटरेस्टिंग चार्ट जो आप फिलहाल देख रहे हैं, लेकिन आज का जो चार्ट है हमारा, हम हर रोज आपको एक ऐसे स्टॉक का चार्ट दिखाते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होता है, जहां पर हमें लगता है कि ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको कई सारे स्टॉक्स दिखाए हैं, और आज का ये जो चार्ट है ये है IMFA, यानी इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज। ये मिड कैप स्टॉक जिसमें आप देख रहे हैं आज काफी इंटरेस्टिंग मूव्स बनते हुए नजर आए हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन इसके पहले आपको इसकी चाल दिखाएंगे। जो सबसे पहले आप चार्ट देख रहे हैं ये मंथली चार्ट्स हैं, और ये आपको दिखाते हैं कि एक जबरदस्त तेजी के बाद ये स्टॉक करेक्टिव मूव में गया था, और 3 महीने का एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। 3 महीने के इस करेक्शन में इसने बिल्कुल क्लासिकल जो लेवल होते हैं ना फिबोनाची काउंट के, 61.8% पे इसने सपोर्ट लिया है। तो करेक्शन पूरा किया है स्टॉक ने। और इसके बाद अब आप देखिए डेली चार्ट्स पर इसकी चाल कैसी नजर आ रही है। सबसे पहले तो ये आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे बॉलिंगर बैंड पे ये स्टॉक कैसा चल रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टॉक
जिसने बॉलिंगर के डाउनवर्ड चैनल में एंट्री ली थी, नीचे के बैंड में एंट्री ली थी, और ये जो करेक्शन पूरा चला है करीबन अप्रैल से 2 महीने का, इसके बाद पहली बार शुक्रवार के दिन हम इसके ऊपर आए मिड लाइन के, और आज दूसरा दिन है जब हम पूरी तरह से अब बुलिश एंड में आ चुके हैं। तो ये पहला संकेत आपको मिलता है कि इस स्टॉक का ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, एक और इंडिकेटर दिखाते हैं, और ये देखिए अब आपके सामने यहाँ पर ऑसिलेटर है RSI। ये जो हमने एक नीली लाइन बनाई है ये दिखा रही है कि ये स्टॉक ने नया लो बनाया 2 दिन पहले, लेकिन इस दौरान ऑसिलेटर ने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर ये लेवल जो 2 हफ्ते पहले के थे जब हमने पहला ये बॉटम बनाया था, स्टॉक में नया लो बना है, लेकिन ऑसिलेटर ने नया लो नहीं बनाया बल्कि नया हाई बनाया है, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपके लिए। यानी ये बताता है कि बाजार में नीचे की तरफ जो गिरावट का जोर था वो कम हो चुका है, और ऐसी स्थिति में ये दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर है जो स्टॉक के बॉटम आउट होने के संकेत दे रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप कहां तक इसको जाते हुए देख सकते हैं वो हम पता लगाने की कोशिश करें कि इमीडिएट टारगेट कौन से बनते हैं। अगर ये पुल बैक है, फिलहाल उछाल है, उसके बाद अब देखेंगे कि ये नए हाइज बनाएगा या नहीं। तो ये वीकली चार्ट पर आते हैं, और यहां पर आप देखिए जो गिरावट आई थी उस गिरावट के दौरान ये 2 इंपॉर्टेंट बॉटम बनते हुए नजर आए थे। यहां पर ये स्टॉक 2-3 हफ्तों तक मशक्कत करता रहा था टिकने की, और उसके बाद नीचे गिरा था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जब भी तेजी आती है, जब भी उछाल आता है, तो वो पहले इमीडिएट टारगेट के तौर पे देखे जाते हैं, और स्टॉक के लिए वो लेवल करीब 575 के आसपास बनता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कमोडिटी स्टॉक जिसके आप फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो नतीजे बेहतर आते हैं, लेकिन हम केवल चार्ट का पैटर्न आपको बता रहे हैं, और उस लिहाज से हमें ये एक इंटरेस्टिंग शेयर लगता है, एक इंटरेस्टिंग चार्ट लगता है जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। IMFA यानी इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज। और आज का फियर एंड ग्रीड मीटर क्या कहता है ये वो भी देखते हैं। वो तो बुलिश होगा ही, क्योंकि बाजार का पैटर्न बिल्कुल साफ है, और यहाँ देखिए 57 के लेवल नजर आ रहे हैं। बाजार में आज पैसे आ रहे हैं, साफ तौर पे हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर ये कहता है। हेमंत बिल्कुल प्रदीप, और देखिए इस बीच बैंक निफ्टी जिसका जिक्र हम कर रहे थे 23,800 के स्तर को भी इसने छू लिया है। तो 300 पॉइंट ऊपर यहाँ ट्रिपल सेंचुरी सेंसेक्स ने लगाई है, और उसका पूरा का पूरा योगदान देखिए बैंक निफ्टी से आ रहा है। और बैंक निफ्टी के भीतर झांक के देखेंगे तो ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये हैं वो स्टॉक्स जो बाजार को इस समय सबसे ज़्यादा ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। बैंक निफ्टी पर भी कॉल दीजिए, और इन दोनों स्टॉक्स पर भी क्या जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी अब ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और हमने देखा है कि लगातार लास्ट 3 सीरीज से कंटिन्यूसली फाइनेंशियल सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के। यही हमने बरकरार रखा है ये एक लेवल आज ये सीरीज के अंदर भी। उसमें मेजर पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का रहा है। तो मैं मानूंगा कि बैंकेक्स अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो भी लार्ज स्टॉक्स हैं सब में अभी भी तेजी बरकरार देखने को मिल रही है। तो मैं मानता हूं कि बैंकेक्स से 24,200 तक का लेवल अभी देखने को मिल सकता है। जो 23,700 का उसका जो लेवल था वो क्रॉस किया है। तो मैं मानता हूं 24,200 तक का लेवल ही आ सकता है। नीचे में 23,500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके तो यहाँ पर आप अभी भी काफ़ी उछाल देखेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है। 400 से 500 पॉइंट की तेज़ी की भविष्यवाणी इनफैक्ट इस वक्त राहुल कर रहे हैं। तेज़ी वाले स्टॉक्स पर अगर हम नज़र डालें यहाँ पर, और दिग्गजों की ही अगर बात करें तो ICICI बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए एक बड़ा ड्राइवर है। आज यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अच्छी खासी बनती हुई भी नज़र आ रही है। इनफैक्ट 5वीं सबसे ज़्यादा जो पोजीशन बनी है आपको परसेंटेज टर्म्स में, भले ICICI चूंकि बड़ा बेस है तो इतनी बिल्डअप नहीं दिखाई देगा, केवल 2-2.25% दिखाई देगा, पर अमाउंट के कमिटमेंट के लिहाज से बड़ी पोजीशनें बनी है। राहुल, क्या आपको लगता है कि तेजी करनी चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली ICICI बैंक, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीनों बैंकों में अच्छी खासी लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिला है आज के सेशन के अंदर। तो ICICI बैंक टेक्निकली 312 के ऊपर डेफिनेटली मेरे ख्याल से लॉन्ग्स बाउंड डिक्लाइंस की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, और वही स्टॉप लॉस से नया फ्रेश लॉन्ग्स भी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मानता हूँ 335 का टारगेट ICICI बैंक में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो देखिए ICICI बैंक, इवन HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी नया ऑल टाइम हाई 52 वीक्स हाई इसने छुआ है। ज़बरदस्त तेजी देखी जा रही है इन बैंक्स में, और इसीलिए मार्केट यहाँ पर इस समय कारोबार कर रहा है। अब लगता है कि 9,700 का आंकड़ा दूर नहीं है प्रदीप। और देखिए आज मेटल शेयरों ने भी अच्छा कमबैक दिखाया, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर अच्छी हुई है। टाटा स्टील 3% ऊपर, हिंडाल्को 3.25% ऊपर, वेदांता 2.5% मजबूत, और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो 2.25% की लीडरशिप सुबह से ही दिखा रहा है।
तो ये हैं वो स्टॉक्स जो बाजार को इस समय ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। आप देखिए गेल जैसे स्टॉक्स में निचले स्तरों से रिकवरी, एनबीसीसी एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। पिछले 15-20 मिनटों में यहाँ पर एक अच्छी चाल बनती हुई नजर आई है और आईओसी जैसे शेयरों में भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। प्रदीप, अच्छी तेजी मार्केट्स में बनी है और ये हुआ तो है यूरोप के मार्केट्स को खुलने के बाद। बिल्कुल। टाटा स्टील एक स्टॉक जिसकी आपने बात की बिल्कुल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है और एक लंबे कंसोलिडेशन में से कहीं ना कहीं निकलने का रास्ता ये भी बता रहा है। राहुल, क्या लॉन्ग करेंगे इसको? 517 पे है इस वक्त, पोजीशन तो अच्छी बन रही है। अगर आप देखें 6% के आसपास का बिल्डअप है और फिलहाल वायदा कारोबार में। प्रदीप जी, मेटल स्टॉक्स में हमने देखा है कि लास्ट 2 सीरीज से अच्छी खासी बिल्टअप देखने को मिली, लेकिन प्राइस कंसोलिडेशन देखने को मिले हैं स्टॉक्स में। तो सेम हाल हुआ है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को में। तो मैं मानता हूं कि टाटा स्टील 522-23 के ऊपर से यूजुअली वहां से वापस आ जाता है, बट ये टाइम पे जैसा बिल्टअप देखने को मिला है, जो टाइम स्पेंड किया है स्टॉक ने नीचे के लेवल से 500-508 के आसपास, तो मैं मानूंगा कि लॉन्ग डेफिनेटली किया जा सकता है। 505 का स्टॉप लॉस रखिए, 535 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है टाटा स्टील के अंदर। ओके, चलिए तो ये राय टाटा स्टील के लिए निकल कर आ रही है, लेकिन वक्त है आपसे विदा लेने का। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 नए एक्सपर्ट जुड़ेंगे। संदीप जैन जी, ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़ेंगे जयपुर से, और किरण यादव जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पुणे से। तो इन दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे कि मार्केट इनको कैसा लग रहा है, कौन से आइडियाज़ हैं जो यहाँ पर आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में हम और आप ही नहीं, मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री भी जोरों शोरों से जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव जी ने बात करी केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री आनंद कुमार जी से योग दिवस पर, और देखिए उन्होंने किस तरह के आसन लगाए। मंत्री जी, कौन कौन से आप आसन करते हैं और इसका क्या फायदा होता है? रोजाना मैं योगासन करता हूँ। योगासन में सूर्य नमस्कार से शुरू करके कई आसन, यानी मत्स्यासन और बाकी कई आसन मैं करता हूँ। उससे दिन भर मैं उत्साहित रहता हूँ। आप कब से योग कर रहे हैं सर? क्या प्रधानमंत्री ने जब से इनिशिएटिव लिया तब से या उससे पहले से? मेरे पिताजी नारायण शास्त्री जी मुझे योग और व्यायाम सिखाने वाले गुरु रहे बचपन से। यानी जब से मैं समझना शुरू किया तब से उन्होंने मुझे और मेरे भाई को, मेरे बहन को उन्होंने व्यायाम सिखाया, योग सिखाया है। एक आखिरी सवाल सर, जो लोग योग को धर्म से जोड़कर देखते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? धर्म यानी क्या? धर्म यानी जो सही है, जो ठीक है, जो अच्छा है। हम कहते हैं प्रकृति धर्म, हम कहते हैं कोइलिशन धर्म, हम कहते हैं यानी संयम का धर्म, सच्चाई का धर्म। इसलिए हम कहते हैं ना सत्यव्रत यानी सच्चाई का धर्म। इसलिए यदि किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से निभाना ही धर्म होता है। इसलिए योग अपने आप में एक स्वास्थ्य धर्म है। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन और किरण जाधव .com के किरण जाधव जुड़ रहे हैं। संदीप, काफी जबरदस्त बुलिश मूड में आ गया है बाजार, क्या कहते हैं, तेजी करके जाएंगे आज? देखिए, ये तो बात सही है कि जिस तरीके से मार्केट ने 95-80 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, जो कि एक तरीके से शॉर्ट टर्म अगर एकदम मोमेंटम की बात करें 20 DMA था, और वहां पे मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया। और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से तो देखिए कि मार्केट में बहुत बड़ा कोई इधर साइड मूवमेंट नहीं आ रहा था। और आज जिस तरीके से गैप अप खुला और जो ग्लोबल क्यूज थे वो भी पॉजिटिव थे, और कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स भी ठीक खुले हैं। और नेगेटिव न्यूज़ इनफैक्ट आने वाले दिनों में दिखती नहीं है कि कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है, सारी चीज़ें पीछे है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में
बिल्कुल जिन्होंने शॉर्ट कर रखा हो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग के लिए अब उन्हें सोचना पड़ेगा। और डाउनसाइड मुझे ऐसा लगता है 9580 9600 विल वेक्ट एज अ गुड सपोर्ट, क्योंकि जब वहाँ पे अच्छी बाइंग आती है, जैसे कि DIIs पिछले कुछ दिनों में अच्छी बाइंग की है। और जिस तरीके से बैंक्स, कुछ बैंक्स जो हैवी वेट बैंक्स, ICICI बैंक, जैसे कि मैं परसों शो कर रहा था फ्राइडे को आप ही के चैनल पे, तो कहीं ना कहीं ICICI बैंक के बारे में उन्हें बात भी की थी, उस पर्टिकुलर चैंपियंस ट्रॉफी मैच रिलेटेड ये शो था। तो ICICI बैंक, SBI हो या HDFC हो, ये सारे बैंक्स हैवी वेटेड बैंक्स और ये अब सारे चलने लगे, तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड आई फील ऐसे और भी कई स्टॉक्स है, जैसे कि ITC है वो अभी चलना बाकी है, रिलायंस है वो भी मजबूती दिखा रहा है, तो हैवी वेट स्टॉक्स सारे अब चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी एक बार 9700 पे हो सकता है थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करें, बट ओवरऑल एक बार तेजी बन सकती है। बिल्कुल, तो तेजी बनेगी। 6 दिन से देखिए FIs बेच रहे हैं और FIs के बेचने के बावजूद बाजार ऊपर जा रहा है, तो आज इंपॉर्टेंट होगा FI का आंकड़ा क्या निकल कर आता है, आज के मार्केट में उनकी किस तरह की एक्टिविटी रहती है। लेकिन किरण जाधव जी भी हैं हमारे साथ। किरण जी, गुड आफ्टरनून। बढ़िया तेजी देखी जा रही है, 300 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी में भी। अगला लेवल बताइए बैंक निफ्टी पर जिस पर आपकी नजर है अब। जी आफ्टरनून। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से आ रहा है। निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट्स करीबन 9720 9740 के रहेंगे। 97 हालांकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, उधर देखना पड़ेगा कि ये होल्ड करता है कि नहीं, पर मेरा मानना है कि कल परसों तक ये लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके तो आप फिलहाल बुलिश है बाजार पे और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। आप देखिए मार्केट में आज क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स ने ही लीड किया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की तादाद शुरू से ही ज़्यादा रही थी। हालांकि इस वक्त जो मार्केट के इक्वेशन आपको दिखाई देंगे वो 50-50 से बनते हैं, पर खरीदारी का जो वॉल्यूम है वो साफ तौर पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है बिकवाली के मुकाबले। इस वक्त भी अब देखिए मार्केट ब्रेथ इस वक्त एग्जैक्टली तो दरअसल गिरने वाले स्टॉक थोड़े ज़्यादा हैं जो आपने अभी भी ग्राफ देखा उसके लिहाज से, और यहाँ पर दरअसल काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक तरीके से बिकवाली भी हो रही है और उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि एमटेक ऑटो 20% के निचले सर्किट पे है, या भूषण स्टील करीब 16% गिर चुका है, या जेपी इंफ्रा में 4-4.5% की गिरावट है। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी गिरावट के पीछे ज़रूर वजह है, या इवन IDBI बैंक। लेकिन ये जो दो स्टॉक्स हैं एमटेक और भूषण, संदीप, इन पर हमारी 2-3 दिनों से नज़र है, क्योंकि जब से नाम बाहर आया है तब से इनकी पिटाई हो रही है। तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि एमटेक ऑटो और भूषण स्टील को जब फाइनली शायद बैंक्रप्सी के लिए डाल दिया जाएगा तो इसमें इतने पैसे भी नहीं निकलेंगे कि पूरा कर्ज चुकाया जा सके, तो जाहिर है कि शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। तो आज आपके पास अगर शेयर हैं तो बेच के निकल जाएं, वही अच्छा है। शायद लग तो ऐसा ही रहा है, लोग वही कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं प्रदीप जी आप, ऐसा ही कुछ क्योंकि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं पहले जब इस तरीके की न्यूज़ आती थी कि SDR हो रहा है, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जंप आता था। और मुझे ध्यान है भूषण स्टील का जिस दिन इनका ये एक प्रॉब्लम सामने आई थी 450 के लगभग के भाव थे और उस हिसाब से नॉन स्टॉप टूटे जा रहे हैं, 3-4 साल पहले की बात है। और अब जिन लेवल्स पे और वहाँ से भी और टूट रहा है, और इनफैक्ट डेट्स बहुत बड़े हैं, और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं वैसी कुछ सिचुएशन हो सकते हैं कि सारा कुछ बेचने के बाद भी कुछ नहीं मिले और आगे के भी प्रोस्पेक्ट्स कोई बहुत अच्छे इन कंपनियों में दिखते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेकर्स भी नहीं और प्लस इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ या कोई प्रोडक्ट में कोई बहुत दम हो तो समझ में आए। तो ओवरऑल एमटेक ऑटो एक अच्छी कंपनी थी और इनफैक्ट ऑटो इंसुलरी में बड़ी कंपनी थी, बट इन्होंने भी कुछ इंटरनेशनल एक्विजिशंस करके और किस तरीके से इन्होंने बैलेंस शीट के साथ प्ले किया, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। और मेरे हिसाब से इन दोनों ही कंपनियों में अननेसेसरली कई लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाउंस बैक के लिए डेड कैट बाउंस को खेलने की कोशिश करते हैं, तो वो होशियारी नहीं करें इन स्टॉक्स के साथ और मेरे हिसाब से दूर ही रहे और बेटर आइडियाज़ को ढूंढने में उतनी एनर्जी लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिन्होंने ले रखा है वो एक बार फंसे हुए हैं तो थोड़ा और देख सकते हैं टेक्निकली लेवल्स मैचअप करके, बट ओवरऑल न्यू एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है। बिल्कुल, तो संदीप जी कह रहे हैं देखिए होशियारी मत करिए, इस तरह की शेयरों में अच्छे क्वालिटी शेयर चुनिए। तो किरण जी मैंने 2 अच्छे क्वालिटी शेयर चुने हैं, अब आप उन दोनों में से बताइए आपको चार्ट्स किसके अच्छे लगते हैं। और सब जानते हैं इन नाम को, एक तो भारत फोर्ज सब बेहतरीन कंपनी है और दूसरा मदरसन सुम्मी, दोनों ही चार्ट्स बहुत मजबूत होंगे, लेकिन थोड़ा दोनों में से अगर एक चुनना हो तो कौन सा बेटर है?
दोनों में बेहतरीन चार्ट चुनना है तो मदरसन सुमी का चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी खासी मूव आपको देखने को मिलेगी। अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, पर अभी भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 481 का रहेगा, 489 पे ट्रेड कर रहा है। और टारगेट्स अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में 500 के लेवल क्रॉस कर देगा, पर 424 425 के इंटरमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज हमारी काफ़ी करीब से नज़र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो करीब 3.5% नीचे आपको दिखाई देगा। IDBI बैंक देखिए करीब 2.5% नीचे है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो बैंक है जिस पर एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन RBI ने लागू किया है और IDBI पे पहले ही हो चुका है। सेंट्रल बैंक एक और स्टॉक है, IOB एक और शेयर है जहां पर हम पहले से ही ये ऑर्डर देख चुके हैं। संदीप जी, ये जो एक और खबर है जिसका इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं, तो जब किसी बैंक के सरकारी बैंक पे ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू होता है, इसका मतलब है कि इसका NPA बहुत बढ़ गया है, कैपिटल रिस्क में है और इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद इस शेयर में क्या करना चाहिए आपको? देखिए, ये RBI इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से इनफैक्ट IDBI को लेकर हो या IOB को लेकर, और ये सारे जो भी एलिंग बैंक्स है, सारी जो प्रॉब्लमेटिक बैंक्स थी जहाँ पे NPS की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है और इनफैक्ट मैनेजेबल लेवल्स पे भी नहीं, और कहीं ना कहीं अब इनका जिस तरीके से अब ब्रांचेस खोलने की एक रोक लगाई है, तो ये तो क्लियर है कि RBI को ये समझ में आ गया कि अब नई ब्रांच की ये बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो हाथ में है वो चीज़ संभल नहीं रही है और डेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एसेट्स को, तो सर्टेनली एक प्रॉब्लम तो है। बट स्टिल मैं एक राय दूंगा इन्वेस्टर्स को कि ये इन लेवल्स पे इन स्टॉक से भी नहीं निकले, एक बार होल्ड करके रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सोल्यूशन तो निकलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई चीज़ पहले प्रमोट की और उसको फिर आप रोक रहे हो ग्रोथ के लिए और कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं आएगा। पूरी सेक्टर में ये प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स की प्रॉब्लम है। अब जिस तरीके से सरकार बैंकरप्सी कोड और ये सारों को इंप्लीमेंट करने में लगी हुई है, तो सर्टेनली सोल्यूशंस निकलेंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो मेरे हिसाब से इन भावों में बेचने का कोई औचित्य नहीं है, और या फिर अगर बेचे भी तो हो सकता है कि थोड़ा बेटर क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे स्विच करें, बट इसी सेक्टर में रहने की कोशिश करें। और हो सकता तो SBI भी एक अच्छा प्ले लगता है, कहीं ना कहीं PSU सेक्टर में वॉल्यूम्स, जिस तरीके की वहाँ पे वॉल्यूम्स और जिस तरीके का इकोनॉमीज ऑफ स्केल उनको मिलने वाला है, तो थोड़े से जो लार्जर PSU बैंक्स है वहाँ पे स्विच कर लिया जाए तो हो सकता है कि कुछ लॉसेस मिनिमाइज हो जाए। एक रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी आई थी हेमंत कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि SBI और शायद बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे कुछ एक बड़े बैंक हैं जो सेफ हैं, इसके अलावा बाकी सारे मिड साइज बैंक पे खतरा है। एक एक करके भी तो 6 हुए हैं, ये 6 का 12 भी हो सकता है। ठीक बात और 5-6 बैंक इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं क्योंकि हालत देखिए सबकी खराब है। सही बात है। और SBI में मर्जर भी देखिए हो चुका है, एसोसिएट बैंकों का पैसा भी क्या जबरदस्त जुटाया और क्या इनको रिस्पांस मिला है। तो सबसे सेफ अगर इन दोनों में भी मुझे अगर प्रदीप चुनना हो तो शायद SBI हो सकता है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी देखिए एक्शन तो मिड कैप में कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में है। गोवा कार्बन, फिलिप कार्बन देखिए अब ये सर्किट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शेयर क्यों है कार्बन शेयरों में तेजी, इस पर बात करेंगे संदीप जैन साहब से, किरण यादव जी से, छोटे से ब्रेक के बाद। तीन बज चुके हैं और इस वक्त देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत हमारे लिए बेहतर नजर आ रहे हैं। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, यूरोप मजबूत खुला है, अमेरिका से मजबूत शुरुआत की उम्मीद की जा रही है, और इन सारे संकेतों के बीच निफ्टी बैंक आज एक बार फिर से नया हाई बना चुका है और निफ्टी भी पिछले हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में निफ्टी में जाहिर है कि हमारे सारे एक्सपर्ट लॉन्ग की सलाह देंगे, ये उम्मीद रखते हैं हम। देखिए आइए देखते हैं कौन से टारगेट दे रहे हैं वो। सुमित बगड़िया चॉइस ब्रोकिंग के निफ्टी पर बाई कॉल दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 9600, टारगेट 9750 2 से 3 दिनों में। इसके अलावा स्वाति होतकर की राय भी आपकी स्पीच पर, वो भी कह रही है कि तेजी में ही पैसा बनने वाला है, 9700 के आगे भी जाएगा और 9740 उनका अल्टीमेट टारगेट है, 2 से 3 दिन में हासिल हो सकता है। 9610 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। powermywealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वागले साहब गुड आफ्टरनून, बताइए अब तो लग रहा है 9700 आपका जो टारगेट था बस हासिल होने वाला है। आफ्टरनून हेमंत, बिल्कुल 9750 मेरा टारगेट होगा और 9615 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये कल या लेटेस्ट परसों तक आना चाहिए। यहाँ पर
कल या परसों तक और जोरदार तेजी देखने को मिलने वाली है। किरण जी, आपका टारगेट बताइए, स्टॉप लॉस बताइए निफ्टी का। मेरा स्टॉप लॉस 9620 रहेगा और टारगेट के लिए 9720 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए कल तक। ओके, तो यह फिलहाल राय हमारे साथ वागले साहब भी जुड़े हुए हैं और उनके टारगेट्स फिलहाल अब देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स काफ़ी बुलिश टारगेट दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है, उस पर नज़र डालिए। और सरकार लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करना चाहती है, इसके लिए सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और 14 अगस्त तक सभी प्रॉपर्टीज़ को आधार से लिंक करने के लिए कहा जा सकता है। यानी बेनामी प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कार्यवाही की बात जो हम लगातार कर रहे थे, वहाँ पर यह कदम फिलहाल सरकार की ओर से उठाया गया है। हर एक प्रॉपर्टी को एक आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सी प्रॉपर्टी दरअसल किसकी है। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए ये एक बहुत ही अहम खबर मानी जाएगी। पहले रेरा और इसके बाद अब ये नई खबर जो एक पहल की गई है केंद्र की ओर से, और फैसला तो राज्यों को लेना है। बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया खबर है देखा जाए तो कि जितनी भी ज़मीन है, जितने भी लैंड बैंक्स हैं, उनको लिंक किया जाएगा। तो ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं जैन साहब इस डेवलपमेंट को, और सरकार एक के बाद एक जो रिफॉर्म ला रही है वो बाजार को तो बहुत पसंद आते हैं। शुरू में लोगों को लगा कि पता नहीं रेरा आके क्या हो जाएगा, उसके बाद समझ में आया कि देखिए छोटे बिल्डर्स की शामत है, बड़ी कंपनियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया खबर है। आप कैसे देख रहे हैं इस नई खबर को? नहीं, देखिए ये तो क्लियर हो गया, सरकार जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन लाई, फिर जीएसटी है और ब्लैक मनी के ऊपर पूरी कहर लगा रखी है, तो ओवरऑल ये एक स्टेप था जो कि ऑलरेडी काफ़ी, अगर आप व्हाट्सएप मैसेजेस देखें या सुर्खियों में था कि कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट टारगेट है वो ज़मीनों का ही है। और इनफैक्ट ये एक सेक्टर भी है जहाँ पे काफ़ी ब्लैक मनी मतलब पार्किंग हुई भी है, भले ही वो करप्शन का मनी हो या बिजनेसमैन का मनी हो, कहाँ से भी हो, वो बेसिकली इसी सेक्टर में जाता है और वो पार्क भी यहीं होता है। तो सर्टनली ये न्यूज़ से मार्केट तो थम्स अप देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी बंद होती है उतना ही लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसे फ्री रहते हैं कि वो इक्विटी मार्केट्स और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ वो पैसे डाइवर्ट होते हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से टैक्सेशन पे भी सरकार काफ़ी एक्टिव हुई है और जिस तरीके से जीएसटी आने वाला, वो सारी इंप्लीमेंटेशन के बाद वैसे भी काफ़ी कम स्कोप रहेगा ब्लैक मनी जनरेशन का। और ब्लैक मनी जनरेशन जब कम होगा तो आगे आने वाले दिनों में तो बेनामी प्रॉपर्टी लेने का तो लोग नाम लेंगे ही नहीं, और ओवरऑल अपने सेक्टर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इन्वेस्टमेंट जो एसेट क्लासेस पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट्स हो या डेट्स हो, डिवेंचर्स हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, इन सब के लिए बहुत फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बिग न्यूज़, इट्स अ गुड न्यूज़। और ये सारी चीज़ों का थोड़े दिन इम्पैक्ट पड़ता है, सेक्टोरल हो सकता है इम्पैक्ट पड़े, कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स पे कोई इम्पैक्ट आ जाए, बट ओवरऑल ओवर द पीरियड मुझे लगता है इट्स अ बिग थम्स अप एंड मार्केट इसको बिल्कुल वेलकम करेगी। खबर है प्रदीप, देखिए ना, अगर हम लोग जो फंड मैनेजर्स हैं वो रियल एस्टेट शेयर इसलिए नहीं खरीदते थे कि जी इसमें ब्लैक मनी बहुत इन्वॉल्व होती है, जो असली चीज़ें पता नहीं चलती। दरअसल अगर सब ट्रांसपेरेंसी हो जाए और जिस भाव पर डील हो रही है वो रिपोर्ट होना शुरू हो जाए, तो रियल एस्टेट कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं और जो एक्चुअल आय है वो तो बहुत जोरदार हो जाए। देखिए कुछ रियल एस्टेट शेयर में देख रहा हूँ, एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स जो सबसे क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी तेजी निश्चित तरह से बन भी रही है। जैन साहब, मुझे आप बताइए कोई एक रियल एस्टेट शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जिसने कंसिस्टेंटली पैसा बना कर दिया है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं वो एनबीसीसी है? एनबीसीसी था ही, इनफैक्ट ये तो 10 बैगर हो गया, मतलब 10x हुआ है, 120-25 रुपए पे रिकमेंडेड स्टॉक है। और आज जब तो सरकार की कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है, और कई एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एक तरीके से बोलते हैं इसको कि सूडो पीएचईडी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है सरकार का। और ओवरऑल जिस तरीके से दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में तो ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन दिखता है इस कंपनी का, जयपुर में भी हम देख रहे हैं काफ़ी डेवलपमेंट इस कंपनी ने की है और क्वालिटी कंपनी है, तो ये तो सर्टेनली है ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है, आशियाना हाउसिंग है, तो इन टाइप के स्टॉक्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है। अनंतराज है जो कि नॉर्थ इंडिया में अच्छा प्ले है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी रियल एस्टेट कंपनीज है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उनके लिए तो बल्कि अच्छा ही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बिजनेस आएगा। तो मेरे हिसाब से इन टाइप के स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ओके, हमारे साथ अब अंशुल सहगल जुड़ रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पोर्टफोलियो मैनेजर कोटक म्यूचुअल फंड के। अंशुल, चूंकि चर्चा चल रही है तो पहली राय आपसे भी रियल एस्टेट पे ही लेंगे। रियल एस्टेट में थैंक यू फर्स्टली। रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो दो पहलू हैं, एक तो प्राइस का पहलू है, दूसरा वॉल्यूम्स का पहलू है।
और अगर आप इस गवर्नमेंट का पूरा शुरू से लेकर अभी तक जितने भी मेजर्स देखेंगे तो उनका एम ये रहा है, जैसे वो कहते भी हैं हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, उनका एम ये रहा है कि वॉल्यूम्स बढ़े। और वॉल्यूम्स बढ़ेंगी कैसे? वॉल्यूम्स तब बढ़ेंगी जब प्राइस जो है वो अफोर्डेबल होगा। अब अगर आप जो ये रीसेंट मेजर भी देखें, जो बेनामी प्रॉपर्टीज पे जो बात हो रही है, उसका भी इफेक्ट ये होगा कि मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा आएगी और प्राइस जो है वो नीचे आएगा। नेट नेट इसकी वजह से जितनी प्रॉपर्टी बनेगी वो अफोर्डेबल होगी और इवेंचुअली उसका फ़ायदा वॉल्यूम्स पे होगा। तो आप ही ने शायद पहले कहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अगर वो भाव दिखने लग जाए जिस भाव पे रियल एस्टेट कंपनीज अपने स्टॉक बेचती हैं, तो उस भाव पे मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपकी कॉस्ट ही नीचे आ जाएगी तो आपका मार्जिन जो है वो और भी रोबस्ट हो जाएगा। और ये रियल एस्टेट कंपनीज के लिए पर्टिकुलरली जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में है, उनके लिए ये सिवाय अच्छे होने के और कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा, इसके साथ अगर आप रेरा को भी जोड़ लें तो उसका मतलब ये होगा कि जो इन कंपनीज को कैपिटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती थी, अब वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी क्योंकि ये ऑर्गेनाइज स्पेस हो जाएगी और इनको बैंक से भी कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा। इवन इक्विटी मार्केट जो है उनका इनकी तरफ जो नज़रिया है वो बदलेगा और वो भी इनको इक्विटी कैपिटल देने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो नेट नेट ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप ही कह रहे थे कि नियर टर्म वॉलेटिलिटी तो कभी भी किसी भी सेक्टर में हो सकती है, स्पेशली इस सेक्टर में जिधर इतना ज़्यादा रेगुलेटरी चेंज हो रहा है वहाँ पे तो ज़रूर हो सकती है। लेकिन 2 से 5 साल का अगर आप व्यू लें तो ये सेक्टर एक बहुत ही बड़े पॉजिटिव मूव की तरफ मूव कर रहा है। अंशुल जी का थम्स अप है इस खबर के ऊपर। अच्छा, संदीप जैन साहब ने भी कहा कि देखिए बढ़िया खबर है ये तो, और लॉन्ग टर्म के लिए रियल एस्टेट सेक्टर ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है। और एनबीसीसी, ये बताइए वागले साहब, फिर आपके चार्ट्स पर भी कोई थम्स अप आ रहा है क्या, और दौड़ लगा सकता है, और आपका टारगेट क्या होगा इस पर? हेमंत, एनबीसीसी मुझे लगता है ये स्पेस में बेस्ट परफॉर्मर है और जैसे ये 210 के पार निकलेगा मुझे लगता है ये तैयारी है। ये 230 235 तक अगले कुछ दिनों में जा सकता है। तो मैं अभी मतलब कल फ्राइडे के जिस तरह के वॉल्यूम्स है मुझे लगता है ये निकलने की तैयारी है। एक 198 का स्टॉप लॉस लेकर एक 220 के टारगेट के लिए अगले कुछ दिनों के व्यू से मैं बाय करने की सलाह दूंगा। सरकारी कंपनियों में ऐसे भी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है इन दिनों, और हम उन सरकारी कंपनियों की बात कर रहे हैं जहां पे सरकार हिस्सा बेचने वाली है और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। जैसे कि सबसे ताज़ा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन का नाम सामने आया है, इसके पहले शिपिंग कॉरपोरेशन का नाम आया, स्कूटर्स इंडिया, BEML, ITDC, इनकी चर्चाएं तो चल ही रही है काफ़ी वक्त से। और टाटा कम्युनिकेशंस में भी आप देखिए तो जो पहले VSNL सरकारी कंपनी हुआ करती थी, उस वक्त जो ज़मीन को अलग नहीं किया गया था, अब चर्चा चल रही है कि वो ज़मीन अलग की जाएगी और उससे भी रिटेल निवेशकों के हाथ में पैसे आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स जो सरकार की ओर से हो रहे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वाकई में होंगे, ये मानते हुए अंशुल, क्या आप निवेश कर रहे हैं या निवेश की राय दे रहे हैं? इस इवेंट पे सिर्फ निवेश करना ठीक नहीं होगा क्योंकि आपको सारे नज़रिए से, हर नज़रिए से स्टॉक्स को देखना होता है। अब ये समझना पड़ेगा कि इस इवेंट का इम्पैक्ट क्या स्टॉक्स में ऑलरेडी बिल्ट इन है कि नहीं है। क्या सब ये सोच रहे हैं कि इस इवेंट की वजह से वैल्यू अनलॉक होगी और उसके चलते आज ही से खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया है कि नहीं है? अगर तो नहीं है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे जाके होगा, तो आप उस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एकदम आंख बंद करके और इस इवेंट पे आप अगर खरीदें तो वो खतरे से कहीं खाली नहीं है क्योंकि हो सकता है कि वैल्यूएशंस में वो ऑलरेडी बिल्ट इन हो। और केस बाय केस बेसिस पे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स आगे चल के और स्ट्रांग होंगे और उसका अभी प्राइस में इम्पैक्ट पॉजिटिव आया नहीं है, वो स्टॉक आपको ज़रूर खरीदने चाहिए। और इन सब कंपनीज जो आपने नाम लिए, उन सब कंपनीज में कई बड़ी क्वालिटी कंपनीज हैं जिनका आगे 4 से 5 साल में फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग है।
रीजनेबल वैल्यूएशन, अच्छी बैलेंस शीट और गुड फंडामेंटल्स, ये 3 अगर आपने टाई अप कर लिए तो यहाँ से आप पैसा लूज नहीं कर सकते, पैसा बनेगा ही। तो अंशुल जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन हेमंत आपकी टीम में शामिल था पिछले कुछ दिनों से। हाँ, मैंने 600 रुपए पर इसको सुझाया था अपनी टीम में और 730 के आसपास के लेवल्स इसमें दिखाए। जाहिर है कि 750 के लेवल है। हाँ, आज तो आज का हाई बराबर 745 755 का है। जी हाँ, तो जाहिर है कि ऊपर के लेवल पर आज जो मुनाफा वसूली हो रही है ये उन ट्रेडर्स की हो रही है जो स्टॉक 2020 देखते हैं और इन्होंने 2 दिन पहले लिया था नीचे, तो मुनाफा वसूल कर रहे हैं। तो यही अंशुल भी कह रहे हैं कि जहां लोगों ने पहली पोजीशन बनाई थी वहां थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, ये समझ के फिर आप निवेश करें। बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमारा जो मैंने जिनसे बात करी उनका टारगेट है 1000 रुपए का इसमें। तो छोटे अवधि में बिल्कुल सही है ये मूव, लेकिन लंबी अवधि में 1000 के ऊपर भी निकलेगा। देखिए, क्योंकि सरकार ने ऑक्शन रूट तय किया है, छोटी छोटी हिस्सेदारी। देखिए एससीआई में क्या था, 26% हिस्सेदारी बेचेंगे, फिर दूसरी बाकी बची हुई हिस्सेदारी बेचेंगे, ऐसा इसमें नहीं होने वाला। जो कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार हुआ है कम से कम, उसमें यह तय हुआ है कि इसमें पूरी हिस्सेदारी बेची जाएगी ऑक्शन रूट से। तो जब वो इवेंट सामने आएगा तब देखना होगा क्या प्राइस बैंड होता है और लोग किस तरह की रुचि दिखाते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन की भी जो बात है, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ही होगा। लेकिन सरकार को याद है कि जैसे मारुति में जब हमने शुरुआत में हिस्सा बेचा तो किस भाव पे गया, फिर बाद में बेचा तो किस भाव पे गया। ठीक बात है, तो सरकार ये कह रही है कि मैक्सिमाइज करें अपने रिटर्न। सही बात। इसलिए पहले ही जो ट्रांच में हिस्सा बेचा जाएगा वो इतना कम से कम होगा कि जो निवेशक है उसके हाथ में मैनेजमेंट कंट्रोल दिया जाए। और एससीआई और मार्केटर की दोनों की इस ड्रेजिंग की दोनों की कंपनियों को अगर आप जोड़कर देखें तो एक बात समझ में आ रही है कि सरकार का इंटरेस्ट नहीं है शिपिंग में रहने के लिए। तो ये वो ऐसी कारोबार है जहां से सरकार बाहर होना चाहती है, और इंटरेस्ट भी क्यों हो, कोई डिफेंस की कंपनी तो है नहीं जो बेचकर वो अपने पास रखना चाहें। तो सरकार कह रही है कि स्ट्रेटेजिकली जो काम कंपनी नहीं करती है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, और ये अच्छी बात है। तो अंशुल, दरअसल क्या ये मानना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो और अगर कम से कम कंट्रोलिंग हिस्सा पहली बार में दिया जाए, भले ही पूरा ना दिया जाए किसी भी बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर को या फॉरेन इन्वेस्टर को, तो ये स्टॉक यहां से लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दे पाएंगे। देखिए ड्रेजिंग की जो बात हो रही है, 1500 का हाई है 2007-8 का, तो अभी उस लेवल से तो हम आधे पे ही हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक का कंफर्ट जो आता है किसी भी इन्वेस्टर को वो ये है कि अगर जैसे घोड़े को चलाने के लिए जो जॉकी होता है, वो जॉकी अगर अच्छा है तो घोड़े की जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है और इसलिए उसके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कंपनी के अंदर जो कंपनी का प्रमोटर है या जो कंपनी की मैनेजमेंट है, अगर वो मैनेजमेंट अपनी जो ड्राइव है वो कंपनी के अंदर ट्रांसमिट कर दे तो वो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है। अब अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात लें और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट चेंज हो, जैसा कि आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा बीएसएनएल के केस में हुआ था, तो हमने देखा कि बीएसएनएल को डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद कितनी वैल्यू अनलॉक हुई उस कंपनी में। उसी हिसाब से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में अगर मैनेजमेंट चेंज हो तो वो थोड़ा कंफर्टिंग ज़्यादा होता है इन्वेस्टर्स के लिए, बजाय इसके कि वो कुछ स्टेक बेच दें और मैनेजमेंट सेम रहे। अगर वो मैनेजमेंट उतनी ड्रिवन नहीं है तो, अगर तो मैनेजमेंट ड्रिवन है तो फिर आप उस स्टॉक को वैसे ही ले सकते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से सिवाय लिक्विडिटी के कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट उतनी ड्रिवन नहीं है और वो चेंज हो जाए तो फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट डबल हो जाता है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और आप देखिए एनबीसीसी जो बागले साहब कह रहे थे 210 उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है एनबीसीसी में रियल एस्टेट की इस खबर के बाद। ये देखिए वन वे अप मूव ये स्टॉक दिखा रहा है, तो इस शेयर पर हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज़ क्या निकल कर आ रही है। नीरव वखारिया की राय देखिए, एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की है, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। स्टॉप लॉस 517 का रखिए, 528 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हिंडाल्को में भी तेजी करने की राय है, 205 का टारगेट है उनका, और दूर नहीं है देखिए टारगेट से उनके। ये 198 का एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। आशुतोष सरना मैक्स ग्रोथ कैपिटल के वेदांता पर बाई कॉल दे रहे हैं, स्टॉप 237 पे, टारगेट 252 के। एल&टी फाइनेंस पे भी टारगेट 158 के आ रहे हैं, तेजी करने की राय 143 पे, स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। किरण आपके बीटीएसटी या एसटीबीटी? बीटीएसटी और टाटा स्टील मेरा पहला कॉल रहेगा। 515 का अहम लेवल इसने आज क्रॉस किया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो 512 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। 529 के पहले टारगेट्स होंगे।
दूसरा होगा मदरसन सुमी, इधर भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जन देखने मिल रहा है। 483 का स्टॉप लॉस, 514 के टारगेट्स। ओके, चलिए तो मदरसन सुमी देखिए, हम कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ तो बड़ा हो रहा है, ज़बरदस्त तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक। बागले साहब, आपके BTST आइडियाज़, मैं मानकर चल रहा हूँ STBT तो कोई नहीं होगा। एवं बिल्कुल सही है, मेरा पहला BTST होगा टाटा स्टील, 515 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 532। और दूसरा BTST होगा अडानी पोर्ट्स, जो मॉर्निंग से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट है, 369 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 381। स्टील पर तो आप सुबह से बुलिश हैं। सुबह भी जब आपसे हमने सवाल पूछा था पहला सौदा में, तो आप कह रहे थे कि जी हाँ, टाटा सन्स जो टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी टाटा स्टील की खरीद रहा है, उसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। टाटा मेटेलिक्स, इसके बारे में बताइए, सुबह जिन्होंने आपको सुनकर खरीदा, मुनाफा वसूल कर लें या होल्ड करके जाएं? हेमंत, टाटा मेटालिक्स की तो हमने बात नहीं की थी, टाटा स्टील की बात की थी, पर टाटा मेटालिक्स पे भी मेरा व्यू बुलिश है इसका वीक। हाँ, यस, टाटा एलेक्सी पोजिशनल के तौर पे एक फ्रेश बाय आज बनता है, फ्रेश ऐड करने की मैं सलाह दूंगा। अगर FNO में मैंने कहा था कि 1630 के आसपास एक बार बुक कर ले, वो 1630-35 के तो लेवल आए थे, लेकिन पोजिशनल व्यू के तौर पर ये लेवल पे भी ऐड किया जा सकता है 1585 के स्टॉप लॉस से। और मेरा मानना है 1700-1720 का मेरा टारगेट होगा, यहाँ से कम 4 से 5%, 5 से 7% की अपसाइड में देख रहा हूँ। ओके, टाटा एलेक्सी भी एक स्टॉक जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। और अगर आपको याद हो तो शुक्रवार को ही हम एक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में, और उन्होंने कहा था कि IT में अगर अभी भी कोई स्टॉक बुलिश दिखता है तो टाटा एलेक्सी है, और लगातार इसकी चर्चा हो रही है और आप फिलहाल देख सकते हैं तेजी बनती हुई। लेकिन प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी एक्शन चल रहा है संदीप जैन साहब, और CDSL का इश्यू तो शायद अच्छा है, आप भी खरीदने की राय देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सब्सक्राइब तो करना ही है। मुझे इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है ये IPO, क्योंकि CDSL और NSDL एक तरीके से डुओपोली है, और CDSL समहाउ जो नए ब्रोकर्स है वो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कॉस्टिंग्स को लेकर थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो अंडर पेनिट्रेशन है इनफैक्ट कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट्स का, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा जब इंडिया में ग्रोथ आएगी। अगर आप US मार्केट्स और मैच्योर्ड मार्केट्स को देखें तो यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट्स का जो नंबर है वो बहुत छोटा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एडुकेशन में भी जो मार्कशीट्स और ये सब है, इनकी भी डीमैट फॉर्म में आने की वो मुहिम चल रही है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स की बात आए और डीमैट की बात आए, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी उसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी रहेगी। और सरकार ऑलरेडी देखिए पेपरलेस की तरफ जा रहे है, तो हर चीज़ को पेपरलेस करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये नहीं हो कि कहीं ना कहीं जैसे जनधन बैंक्स में आया था, हो सकता है कि जनधन यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स भी इसी तरीके से खुलने लग जाए, तो मेरे हिसाब से रातों रात इस कंपनी का फॉर्चून चेंज हो सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिन वैल्यूएशंस पे कंपनी का IPO आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो इन्होंने 79 पे एक साल पहले LIC को अलॉट किया था, बट आज मैंने मैनेजमेंट को आपके चैनल पे सुना था द लॉजिक बिहाइंड दैट, तो अब लगता है कि अभी भी जो ये IPO लाए हैं सस्ते वैल्यूएशंस पे लाए हैं, यहाँ से भी और स्कोप है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाए, अपने हर फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में लगाए, क्योंकि IPO वैसे छोटा है, रिटेल का जो पर्टिकुलरली जो पोर्शन है वो छोटा, और करीब 4-5-6 टाइम आराम से सब्सक्राइब होगा, तो नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा लगाएं और मेरे हिसाब से अच्छा पैसा मिलेगा। चलिए, तो इसमें निवेश करने की राय है। बाजार बंद होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। ये बताइए बागले साहब, जल्दी से वो खाड़ में क्या किया जाए? सुबह से नीचे गिर रहा है, बाजार को पता है कि कुछ बड़ी खबर आने वाली है, शायद वो खराब भी हो सकती है, मार्केट बंद होने के बाद आए, लेकिन रिस्क लेना सही है? अभी काट लें वो खाड़ में मंदी अगर सुबह की थी तो? हेमंत, अगर सुबह की थी तो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश ये लेवल पे मंदी करना मुझे नहीं लगता, ये ओवरसोल्ड लेवल से यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, या पार्टली भी बुक कर सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन एक 580-570 के आसपास वो खाट टेस्ट कर सकता है। यहाँ से भी एक 3-4% की डाउनसाइड मुझे लगता है कल मिल सकता है। 580-570 तक भी जा सकता है, गिरावट का अंदेशा बना हुआ है। लेकिन अंशुल, क्या आप अब फार्मा में खरीदारी कर रहे हैं? देखिए, हमारा इंटरेस्ट उस हर जगह में होता है जहाँ पे कि एक्सपेक्टेशंस लो हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लो का मतलब ये होता है कि स्टॉक प्राइस जो है उनकी वैल्यूएशंस फेवरेबल होती है।
अब इस स्पेस में भी इस समय एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो है। ये वही सन फार्मा है एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि हर एक पोर्टफोलियो में होता था 3 साल पहले, और वहाँ से अभी आधे से कम भाव पे कोई लेने को तैयार नहीं है। ये हो सकता है कि ये ठीक ही हो कि अभी लेना नहीं चाहिए, लेकिन इसका ये डेफिनेटली ये दर्शाता है कि सन फार्मा इस समय आउट ऑफ फेवर है और उसमें एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो हैं। इसी तरह इस सेक्टर में, पूरे सेक्टर में इस समय एक्सपेक्टेशंस लो हैं। हम इस सेक्टर को बड़ी क्लोजली देख रहे हैं और हमें अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी जहाँ पे कि हमें ये लगता है कि एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से ज़्यादा लो हो गई हैं, तो हम वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर पकड़ेंगे। तो हम ज़रूर इस सेक्टर को देख रहे हैं। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स निवेश करने की राय दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी काफ़ी कम एक्सपेक्टेशंस हैं। एनसीसी एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी रिकवरी निश्चित स्तरों से देखने को मिल रही है। किरण जी, इसके चार्ट देखकर बताइए। एनबीसीसी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, एनसीसी भी देखिए दौड़ लगा रहा है। इस पूरे के पूरे पैक में फंडामेंटली अगर देखें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो सबसे मजबूत लगती है वो एनसीसी लगती है। क्या चार्ट पर भी मजबूती आपको दिख रही है? हाँ, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है और मेरा टारगेट इधर 94-50 का रहेगा, और अगर कोई अभी लॉन्ग करता है तो स्टॉप लॉस 90 का रहेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए आज एनबीसीसी की हेमंत जो आप बात कर रहे थे, वहाँ पे करीब 8 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है पिछले 15-20 मिनटों में। पूरे दिन के ट्रेड का आधा 50% होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्टिव स्टॉक देखिए, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, इस पर नजर होनी चाहिए आपकी। करीब 3-3.5% का स्विंग आपको वी गार्ड में दिखाई देगा, और तकरीबन 7 लाख शेयर्स जो पूरे दिन के वॉल्यूम का आधा अभी अभी हुआ है। संदीप जैन, आप वी गार्ड पर नजर रखते हैं, कोई व्यू देंगे? नहीं, बिल्कुल रखते हैं प्रदीप जी, मगर अब क्या लगने लगा कि बहुत नीचे के लेवल से चल रहा है और कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स वेल प्लेस्ड है और जीएसटी का भी ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहेगा। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अब वेट करना चाहिए। नई एंट्री बिल्कुल मतलब मैं ना तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा कॉशियसली करे और कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए, थोड़ा नीचे आए तो ही देखें। बाकी इट्स अ क्वालिटी कंपनी, जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। यह कंपनी है स्टेबलाइजर्स बनाने का कामकाज करती है। इस बार के नतीजे जरूर थोड़े ढीले आए, लेकिन उसके बाद से देखिए करेक्शन के बाद अब ये वापस चलना शुरू कर रहा है। जैन साहब, एनसीसी आपको कैसा लगता है? ये आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने आप ही के साथ लास्ट वीक जब शो कर रहा था तो एनसीसी में इनफैक्ट राय दी थी बाइंग की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी अगर इंफ्रा स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छी क्वालिटी कंपनी है, और कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज नामचीने इन्वेस्टर्स भी कुछ लोग इन्वेस्टेड हैं, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है। और लेवल्स ऐसे हैं कि ये स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा लगती नहीं। और एक जो खास बात है इस स्टॉक में कि मूवमेंट्स बहुत बड़े होते हैं दोनों साइड, तो कहीं ना कहीं जो भी थोड़े स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के साथ काम करते हो वो देखें। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 3 फिगर में देखने को मिल सकता है। 3 फिगर में जल्द देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़े लोगों का इंटरेस्ट भी है प्रदीप। राकेश झुंझुनवाला जैसे बिग बुल्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और क्या ज़बरदस्त स्टॉक रहा भी है एनसीसी। आज अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है एनसीसी, एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। बिल्कुल। इस बीच वीवी मेड लैब एक और स्टॉक है जहां पर हमने तेजी के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी होते हुए देखी है, उस पर नजर रखिए। इसके अलावा देखिए सुंदरम फास्टनर्स, ये नए हाइस पर आज बंद होने जा रहा है और करीब 5-6 गुना वॉल्यूम के साथ हम ये लेवल आते हुए देख रहे हैं। BASF, जिसको मार्केट के प्लेयर्स बासिफ भी कहते हैं, शुरू से ही आज काफ़ी बजिंग रहा था और नए हाइस पर बंद हो रहा है। आज करीब 3 गुना वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी हुई है, और जाहिर है कि ये एग्री सेक्टर की कंपनी है और मॉनसून का मौसम है तो उसका असर दिखाई देगा ही। काफ़ी शानदार लेवल पर ये क्लोजिंग बनती हुई। संदीप जैन, क्या आपको इनमें से कुछ पसंद है जो जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा की? देखिए, सर्टेनली सुंदरम फास्टनर्स अच्छा लगता है। BASF भी जो आपने कहा कि एग्री केमिकल्स में, और वैसे भी मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर पे वैसे काफ़ी बुलिश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑटो इंसुलरी सेक्टर है जैसे कि सुंदरम की अगर बात करें तो ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता लगता है, और ऑटो सेक्टर में पर्टिकुलरली मॉनसून की वजह से भी एक अच्छा रुझान आएगा और अच्छा चाल बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक सरोगेट बेनिफिशियरी ऑटो इंसुलरी सेक्टर भी होगा।
तो मेरे हिसाब से सुंदरम फास्टनर्स के साथ बिल्कुल जाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगेन एक राय ये भी दूंगा कि मार्केट आज तेज है, मार्केट में ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी तेजी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जब भी एक कंसोलिडेशन हो और नीचे आए, मौके देख के ही कोशिश करें निवेश करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये पर्टिकुलर राय पे ध्यान रखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये एक राय लगातार आज संदीप जैन दे रहे हैं कि इस भाव पे आप अटके नहीं। मार्केट क्लोजिंग का वक्त नज़दीक आ रहा है। अंशुल सहगल जी, आपसे इजाज़त लें उसके पहले एक आखिरी सवाल होगा मेरा, चूंकि आप छोटे स्टॉक्स पे खास तौर पे नज़र रखते हैं और ये सारे स्टॉक्स देखिए, मोनेट इस्पात, एमटेक ऑटो, भूषण स्टील, जब से पता चला है कि अब इनकी रिकवरी होने वाली है, सरकार इनको किसी भी भाव पे बेच के पैसे वसूलने वाली है, ये गिरते जा रहे हैं। क्या ये मानना चाहिए कि इन स्टॉक पे इतना दम नहीं है, इनके एसेट्स पे, कि पैसे पूरे रिकवर हों? तो शेयर होल्डर की तो कभी बारी नहीं आएगी, बैंकर्स को भी शायद पूरा पैसा नहीं मिलेगा। किसी भी स्टॉक की वैल्यू उसके इक्विटी और डेट दोनों को ऐड करके ली जाती है। अब अगर किसी स्टॉक में इतना डेट है कि इक्विटी की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि डेट का जो कंपनी के बिजनेस पे पहला रिकोर्स होता है, तो फिर उस इक्विटी की वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होती ही जाएगी। ये जितने आपने नाम लिए, इधर डेट इतना सब्सटैंशियल है कि यहाँ पे किसी भी तरफ गेन जा सकता है, नेट के किसी भी तरफ। उस तरफ जाएगा तो शायद पैसा बन जाएगा, इस तरफ जाएगा तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट करना, अनलेस आपको कुछ मार्केट से ज़्यादा पता है या कुछ ऐसा पता है जो कि मार्केट इस समय समझ नहीं रही, तो ही आप करिए, नहीं तो ये खतरे से खाली नहीं है। किसी भी स्टॉक में बैलेंस शीट देखना और बैलेंस शीट का डेट देखना, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट की पहली, आप समझिए, पहला एक प्रिंसिपल है। और इन सब कंपनीज में डेट बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर और येस बैंक देखिए दिन के निचले स्तर पर, और जिस तरह से नए नियम बनाए गए हैं आरबीआई के, उसको देखकर लग रहा है कि अब आगे के जो नंबर्स आए येस बैंक के, उसमें प्रोविजनिंग का आंकड़ा बड़ा हो सकता है। ये बाजार पिछले कुछ दिनों से मांग रहा है। देखिए खुलते ही फिसला ये स्टॉक, कोई रिकवरी नहीं दिखाई है। येस बैंक के चार्ट्स पर नजर डालिए वागले साहब, बताइए क्या अगर कोई एक शॉर्ट कैंडिडेट है बाजार में, तो क्या येस बैंक हो सकता है या अवॉइड करेंगे इस समय, क्योंकि बाजार बहुत मजबूत है? नहीं हेमंत, बाजार तो मजबूत है, तो उस लिहाज से अवॉइड करना ठीक होगा। बट येस बैंक डेफिनेटली वीक है और लोअर लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक हमने 3 या 4 दिन पहले एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था हमको येस बैंक में, लगभग 1460 के लेवल पे। तो जब तक वो लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं होता है, मैं समझता हूँ ये वीक ही रहेगा। इमीडिएटली ये 1380 1360 तक जा सकता है। तो एक लिमिटेड या स्मॉल डाउनसाइड की मैं बात करूंगा, बहुत ज्यादा वीक नहीं लगता है। क्योंकि नीचे जब से फिसला प्रदीप, ये देखिए गिरता ही जा रहा है, कोई रिस्पाइट नहीं है। आज के दिन तो देखिए आप क्या खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं स्टॉक। तो जिनको लेना था उन्होंने क्यूआईपी में ले ही लिया। उसके बाद खबर आई कि आरबीआई कह रहा है कि इनके एनपीएस बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने कम दिखाए हैं। वो डाइवर्जेंस का झटका लगा है सबसे बड़ा येस बैंक को ही लगा है, ये साफ तौर पे है। फिलहाल बाजार बंद हो चुके हैं। 9655 प्रोविजनल क्लोजिंग का लेवल है। प्रोविजनली बैंक निफ्टी 204 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और उम्मीद हम करेंगे कि 23700 के ऊपर ही बंद आएगा, यानी नए रिकॉर्ड हाईस क्लोजिंग भी बनेगी निफ्टी बैंक में। और निफ्टी हालांकि उससे थोड़ा नीचे पर 9650 के ऊपर रहता है, तो ठीक है। 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। मिड कैप इंडेक्स अकेला ही है जो नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ भी आप देखिए, अगर आप मार्केट में 3 स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं तो 4 में गिरावट है। बिल्कुल, लेकिन देखिए दिग्गजों के नाम था आज का दिन फिर से, और ये अच्छी बात है कि हर सेक्टर के दिग्गजों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। टाटा स्टील, हिंडाल्को ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मेटल्स में वेदांता भी देखिए मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ है। एलएनटी जैसे स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई है। इवन टीसीएस, ये वो हैवी वेट है जिसने आईटी पैक में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। रिलायंस ने भी देखिए 1.25% का कंट्रीब्यूशन आज दिया, और आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। एफएमसीजी में देखिए दिग्गज आईटीसी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और इवन पीएसयू बैंक में एसबीआई का प्रदर्शन सुपर्ब था। तो हर सेक्टर के लीडर ने पार्टिसिपेट किया है, और देखिए ये वो चीज़ है जो बाजार को पसंद आती है। मिड कैप्स जरूर अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा सुस्ताने के मूड में हैं, लेकिन क्या ज़बरदस्त सेशन रहा। 200 अंक ऊपर जाकर बैंक निफ्टी ने जाकर समाप्ति दी 23,700 के ऊपर, और 9,650 के ऊपर जाकर निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी। प्रदीप, कोई टेक्निकल चार्ट्स पर महत्व है इस आंकड़े का या खाली साइकोलॉजिकल लेवल है? 9,750 बैंक के लिए तो वाकई है, और नहीं मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 9,650 निफ्टी के लिहाज से 9,650 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि 2 हफ्ते से हम गिरावट के दौर में थे, और वो हमने पूरा दौर तोड़ा है और नया डायरेक्शन लिया है।
और वो भी आज गैप अप के साथ लिया था, तो सुबह ही पता लग गया था और सुबह ही हम इस पर जोर दे रहे थे कि बाजार में एक ब्रेकआउट आ गया है और हमने उसका इम्पैक्ट तो आज के दिन देख ही लिया। लेकिन क्या अब ये उम्मीद करनी चाहिए किरण कि निफ्टी भी नया हाई बना लेगा? ये इस ब्रेकआउट में इतना जोर है, क्या ऐसे संकेत आपको दिख रहे हैं चार्ट पे? प्रदीप जी, मेरा मानना है कि इधर से 9700 9720 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन लेवल्स पे। ये इन लेवल्स पे सस्टेन होता है क्या नहीं, इस पे निर्भर रहेगा। आज हमने देखा है कि जो बैंड है, तो थोड़ा डेरिवेटिव बैंड है, वो थोड़ा सा अपसाइड में शिफ्ट होता नजर आ रहा है और अगर 9700 के ऊपर कंसिस्टेंटली 2 दिन हम अगर क्लोजिंग देते हैं तो अच्छी खासी कवरिंग आपको देखने को मिलेगी इस सीरीज में। तो मेरा मानना है कि 9700 पे ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। प्रदीप, आज सेंसेक्स ने और बैंक निफ्टी ने नया लाइफ हाई लगाया है और निफ्टी में केवल 20 पॉइंट दूर है, तो अपेक्षा करें कल सुबह सुबह अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो तो वो हासिल भी हो जाएगा। बिल्कुल, और ये डर कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर्स में आज दिखा है। जो नबी कह रहे थे किरण, वो ये कह रहे हैं कि 9600 और 9700 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन जिस तरह से आज काट कर गए हैं, इवन 9700 के कॉल राइटर्स ने भी पोजीशन हल्की की है, बनाई नहीं है, तो वो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अभी तक हम ये देखते थे कि बाजार जिस दिन ऊपर आता था 9700 पे और कॉल राइटर आके खड़े हो जाते थे कि और पैसा मिल रहा है, तो बुल्स वापस फॉर्म में आ गए प्रदीप, कह सकते हैं। बिल्कुल, तो 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद बाजार का डायरेक्शन बदलने के संकेत आज के बाजार से मिले। बिल्कुल, चलिए इस नोट पर हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। वागले साहब, किरण जाधव साहब, संदीप जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंशुल सहगल से भी हम यहाँ पर इजाजत लेंगे और इसके साथ ही अब वक्त है स्टॉक 2020 के रिजल्ट्स जानने का। और ये आज के रिजल्ट, हेमंत ने आज बाजी मारी है 3.5-4% के शानदार रिटर्न के साथ। और आइए देखते हैं कौन से थे वो बल्लेबाज जिन्होंने आज बाजार में शानदार परफॉर्मेंस दिया। और चलिए, कल भारत के स्कोर से आप भले ही दुखी हुए हो, लेकिन आज हेमंत की टीम के परफॉर्मेंस से आप जरूर खुश होंगे। रॉयल ऑर्किड होटल, आडवाणी होटल, तो होटल्स के लिए जीएसटी का फायदा साफ तौर पे दिखाई दिया। हैथवे केबल जीटीपीएल के इशू के पहले यहाँ पर तेजी। और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के लिए भी अच्छा दिन था। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक जो कि हेमंत की टीम में शामिल रहा, इस सेक्टर में आज हमने काफ़ी तेजी देखी। होटल वायसरॉय होटल यहाँ भी है और कामत होटल भी, तो आज दोनों ही टीमों में होटल स्टॉक्स पे खास जोर रहा है। इसके अलावा शिपिंग में श्रेयस शिपिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीपीएल यहाँ भी है। ऑलराइट, तो बढ़िया क्लोजिंग भारतीय बाजारों ने आज दिखाई। उम्मीद यही कि कल का सेशन भी धुआंधार रहा है प्रदीप। बिल्कुल, और इस उम्मीद के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत आखिरी सौदा में, लेकिन आगे देखते रहिए आप CNBC आवाज़। नमस्कार।